हाय दोस्तों, वेलकम टू विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल। कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिएगा दोस्तों, अब जो 5 बजे वाली क्लास है अपनी, है ना, उसमें मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, इंडिया जीके में, और स्पेशली अभी जो अपनी क्लासेस चल रही है वो इंडियन पॉलिटी की चल रही है ना, कि भारतीय संविधान के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वो अपन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुरानी क्लासेस को जरूर देख लेना, क्योंकि पूरी की पूरी हिस्ट्री के की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इस चैनल पर पिछली क्लासेस में करवा रखे हैं। जो भी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स अपनी क्लास ले रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा अपने पढ़ाने का तरीका कैसा है, और उनको हर एक चीज याद भी हो रही होगी, है ना। और रही दोस्तों स्टैटिक जीके की, तो 15 मिनट की वीडियो आपको हर दिन रात को 9 बजे, है ना, रात को 9 बजे आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के छोटे छोटे कीवर्ड्स, छोटे छोटे टॉपिक के जरिए आपको स्टैटिक जीके कवर करवा रहा हूँ। चलिएगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। ठीक है, विजडम क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज परचे ये जो लॉन्च की जा रही है दोस्तों, जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, इसमें जितनी भी सब्जेक्ट है, जैसे जीके और जीएस के 15-15 टेस्ट जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैथ रीजनिंग के 10-10 टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और हिंदी और इंग्लिश के 9-9, यानी कि टोटल 68 टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे। और जिसकी प्राइस नाम मात्र की, और कितनी दोस्तों, मात्र 99 रुपए में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो फटाफट से जिसने भी अभी तक इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, एक प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप डाउनलोड करना है आपको, जिसका नाम क्या है दोस्तों, विजडम नर्सिंग क्लासेस, है ना। तो इस ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर एक अपना बैनर दिख जाएगा इस टेस्ट सीरीज का। वहां पर जाके आप लोग इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है आपका, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, वो कौन से, 8005820782। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, है ना। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टेस्ट सीरीज के प्रति, या आपको किसी भी बुक्स के, तो कोई भी डाउट हो आपको, है ना, तो सारा का सारा आपका कोर्स से रिलेटेड डाउट दोस्तों यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो रेडी हैं आप सभी? गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। फटाफट से दोस्तों क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में क्या क्या करवा दिया है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी तक प्रस्तावना कंप्लीट करवा दी है ना, प्रस्तावना कंप्लीट करवा दी। इसके बाद में मैंने आप लोगों को संविधान के जितने भी 22 भागों में से कितने भाग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों अभी तक अपने, तो फटाफट से याद होने चाहिए आप लोगों को ये। भाग एक जो था, भाग एक, जिसमें क्या लिखा है, भारत संघ व राज्य क्षेत्र, ये अपना कंप्लीट हो गया। स- संघ व राज्य क्षेत्र ये अपना कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, दूसरे भाग दो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। और भाग दो में दोस्तों नागरिकता, भाग दो में कौन सा टॉपिक है, नागरिकता है, ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। डन। और दोस्तों भाग तीन में मैंने मौलिक अधिकार आप लोगों को बताए थे। भाग तीन कौन सा, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये भी अपने कंप्लीट हो गए थे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में चर्चा करी थी, और कौन कौन सी चर्चा करी थी दोस्तों याद होना। सबसे पहले आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पहले भाग में आते हैं, फिर 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप वाले हैं, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों में आते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास में जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो कौन से हैं, तो दोस्तों वो है नीति निदेशक सिद्धांत। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी, कौन से, नीति निदेशक सिद्धांत, जो आते हैं भाग 4 में। भाग 4, कितने भाग अपन को पढ़ने हैं टोटल,
तो टोटल भाग अपने को पढ़ने हैं दोस्तों, 22 भाग कंप्लीट करवाऊंगा। 22 भाग में जो जो महत्वपूर्ण आप लोगों से की पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कंप्लीटली थ्योरी क्लासेज होगी, की पॉइंट्स की क्लासेस होगी, और वही की पॉइंट लिखवाऊंगा जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। रेडी हैं आप सभी? सभी आ जाओ भाई क्लास में फटाफट। क्लास को शेयर करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। डन? कोई कंफ्यूजन किसी का? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। हाँ जी, क्या है भाग 4 में? तो याद रखना भाग 4 में है दोस्तों आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। आर्टिकल 36 से लेके कहाँ तक? 51 तक। क्या बोला जाता है इस भाग को? तो इस भाग को बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और शॉर्ट में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य को सुचारू रूप से उसके प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स लागू किए गए हैं। अगर राज्य उनको मानता है तो भी ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी एक राज्य को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत उसको अपनाने चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसी उसको अपनानी चाहिए, ये सब लिखा हुआ है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार तो दोस्तों मानने ही पड़ेंगे क्योंकि वो जन्म से ही लागू हो जाते हैं, और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट याचिका दायर भी करवा सकता है कोर्ट में। लेकिन नीति निदेशक का ऐसा कोई रूल नहीं है। नीति निदेशक का एक क्या है, एक ओनली सजेशन है, एक ओनली सलाह है किसी राज्य के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझेंगे। बताओ, डन है? यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपसे अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, है ना? सारे आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं, आपको वही आर्टिकल याद करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डन? चलिएगा दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल। इंपोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल ये अपन याद करते हैं। चलिएगा दोस्तों, याद करते हैं। चलो, नेक्स्ट जो है यहाँ से क्या, पहली सबसे पहली बात है कि 36 से लेके 51 तक। तो आर्टिकल 36 में अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, तो भाई जो डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसकी परिभाषा दी गई है कि किसको अपन नीति निर्देशक सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। पहली बात तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, है ना? पहली बार तो आप लोगों को ये याद कर लेना है कि आर्टिकल 36 में डीपीएसपी, डीपीएसपी की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये भाग 4 है। दूसरी चीज क्या आपको आपको याद रखनी है, तो भाई आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 30A संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी चीज संविधान में जोड़ी जाती है या कोई भी चीज संविधान से हटाई जाती है उसको बोला जाता है संविधान में संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपन ने किस देश से ली है, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से अपन ने ली है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आर्टिकल 368 भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 39A है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में, ये लिख लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला पॉइंट तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 39A। ये आप लोगों को याद कर लेना है। क्या कहा है इसमें? तो इसमें कहा है कि राज्य एक, इसमें एक नीति दी गई है, एक सलाह दी गई है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। और क्यों क्या है कि राज्यों को, जो भी राज्य है तो राज्यों को
लोगों को, राज्य क्या है, सभी, अगर राज्य चाहता है कि उसका राज्य उन्नति करे तो राज्य सभी लोगों को, राज्य सभी लोगों को, राज्य सभी लोगों को निशुल्क न्याय, निशुल्क न्याय व विधिक सहायता, निशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। पहली बात तो ये याद करना, उपलब्ध करवाएगा। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद कर लेना है दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि एक राज्य को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो वह अपने राज्य में निशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, और ये लिखा है दोस्तों आर्टिकल 39A में। इसलिए ये आर्टिकल 39A जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ठीक है, और आपको कौन सा आर्टिकल याद करना है, और आपको आर्टिकल याद करना है दोस्तों आर्टिकल 40। कौन सा, आर्टिकल 40 आप लोगों को याद कर लेना है। और आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है ये भी लिख लीजिएगा। तो आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए राज्य में, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 40 कहता है राज्य में क्या होनी चाहिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 40। डन, कोई दिक्कत किसी को, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे भाई। आर्टिकल 40 क्या कहता है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों याद रखना, और कौन सा आपको याद रखना है, आर्टिकल 47 याद रख लो, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक आपको याद करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आप वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल, तो आर्टिकल 47 अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 47 का याद रखना, जितने भी मादक पदार्थ है, अगर राज्य अपने राज्य की उन्नति चाहता है तो उनको ये अपनाना चाहिए, जितने भी मादक पदार्थ है ना, मादक पदार्थों के उपयोग पर, मादक पदार्थों के उपयोग पर बैन, बैन, ठीक है, यानी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तभी वो राज्य क्या करेगा, उन्नति कर सकता है ना। तो आप लोग मादक पदार्थों के, राज्य क्या करेगा, मादक पदार्थों के उपयोग पर क्या लगाएगा, बैन लगाएगा। आर्टिकल 48 भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कौन सा है दोस्तों, वो भी आप लोग याद रखेंगे कि पशु बलि पर क्या लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, किस पे, पशु बलि पर, जो पशुओं की बलि दे दी जाती है उस पर भी क्या लगाया जाना चाहिए, पशु बलि पर बैन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग याद रख लो। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये वाकई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये लिखवाया है ना। तो इसको क्या करेंगे भाई, गोट के पी जाना, याद कर लेना इसको, है ना। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। आर्टिकल 49A भी आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 भी आपसे पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 49 दोस्तों क्या कहता है, तो आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य में जितने भी राजकीय, राज्य में जितने भी राजकीय या सार्वजनिक महल है, सार्वजनिक महल, राज्य में जितने भी राजकीय और ये सार्वजनिक महल है या पुरातात्विक महत्व के, पुरातात्विक महत्व के स्मारक है, स्मारकों का
संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण, कि जितने भी पुरातात्विक स्थल है उनका क्या करना, संरक्षण करना चाहिए राज्य को, है ना। जितने भी राजकीय है, सार्वजनिक महल है, पुरातात्विक महत्व के स्मारक है या स्थल है, उनकी क्या की जानी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये किस में है, ये आर्टिकल 49 में है। तो ये आर्टिकल वही है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। ये थे दोस्तों भाग 4 के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, आर्टिकल 50 भी याद कर लो भाई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50, क्योंकि 36 से लेके 51 तक ही क्या है, भाग 4 है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है दोस्तों, कार्यपालिका व न्यायपालिका के शक्तियों का वितरण। कार्यपालिका व न्यायपालिका की, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, इसमें शक्तियों का पृथक्करण किस आधार पे, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 50 आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 50। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में से आपको मैंने कितने बता दिए दोस्तों, आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी मैंने किससे, आर्टिकल 36 से, जिसमें यह कहा गया है कि अपन किस चीज को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैंने बोला था आर्टिकल 39A, यानी इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसमें यह कहा गया कि सभी लोगों को निःशुल्क राय, न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा एक राज्य, अगर वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाना चाहता है तो चलेगा। उसके बाद में आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था। 47 मादक पदार्थ है, जितने भी नशीले पदार्थ है उनके उपयोग पर क्या लगाया जाना चाहिए, बैन लगाया जाना चाहिए। आर्टिकल 48 बोलता है दोस्तों पशु बलि पर बैन लगना चाहिए, और आर्टिकल 49 कहता है कि जितने भी राज्य में सार्वजनिक महल है या पुरातात्विक स्मारक है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। ये कौन कहता है, ये कहता है दोस्तों पुरातात्विक महल की, ये कहता है आर्टिकल 49। उसके बाद में याद रखना आर्टिकल 50 जो क्या कहता है, 50-50 कर देना, मतलब कि कार्यपालिका, और कार्यपालिका में कौन कौन आता है दोस्तों, कार्यपालिका में संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, और न्यायपालिका में कौन कौन, जितने भी सीजेआई हो गए, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ये सारे के सारे न्यायपालिका में आ जाते हैं। इनके बीच में अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा, विभाजन करना ही किसमें उल्लेख किया गया है इसका, तो आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख किया गया है, ये आप लोग याद कर लो। डन। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 4 ए में, यहां से मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं आपसे कि आर्टिकल कौन सा दोस्तों, तो आर्टिकल का नाम याद रखना, पार्ट है, कौन सा याद रखेंगे, पार्ट 4 ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 ए, और पार्ट 4 ए में क्या किसका उल्लेख किया गया है, तो पार्ट 4 ए में किया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जिसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया है। ये आप लोगों को याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज। डन। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिएगा, पार्ट 4। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, और आप मुझे ये बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अपने किस देश के संविधान से लिया है, तो दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से।
लिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग याद रखेंगे। डन। रूस के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग याद रखना। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछ ले, और ये कैसे जोड़े गए? क्योंकि संविधान में ये अलग से एक्स्ट्रा जोड़े गए थे, तो ये इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, और वो भी कौन सा याद रखना? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये आप लोग याद रखना। इसके द्वारा 1976 में हुआ था वैसे ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। डन। लिख लो भाई इसको, कोई लिखना चाहो तो सभी लिख लेंगे। 90। ठीक है। और कौन सी सिफारिशों के तहत अगर आपसे पूछ ले कि संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये भी पॉइंट कई बार पूछा जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी समिति की सिफारिश पे? तो लिखना स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई। सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो इस समिति का नाम भी आप लोग याद कर लेना। इस समिति का नाम भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका नाम भी आप लोग याद कर लो, है ना? लिख लीजिएगा इसको, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है। और कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो टोटल, टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि टोटल मौलिक कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्य ये कितने हैं? तो ये है दोस्तों कितने? टोटल 11। इसके नंबर की याद रख लेना आप लोग। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11 है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को? चलो, अब दोस्तों ये तो सारी कहानी हो गई कि मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए, है ना? सारा सब कुछ जो भी इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। उसमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंडिया में, क्योंकि यहाँ से वैसे ये स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है ना? इंडिया में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, ये आप लोगों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? अब तक के राष्ट्रपति, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। चाहे तो आप लोग स्टैटिक जीके में इसको ऐड कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, पॉलिटी में भी आप लोग याद कर सकते हैं कि अभी तक जो भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। बताओ। बताएंगे, सभी बताएंगे भाई। इंडिया में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए इनका नाम आपको बताना पड़ेगा, और सारे के सारे बहुत इजी है। आपको पता है, मैंने बताया है कि 15वें नंबर की अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। मैं हर करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों को बताता हूँ। आपको याद रखना है कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपना संविधान आपको पता है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन बनते हैं? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद है, सभी को पता है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, ये भी आप लोगों को पता है। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है।
तो उसके बाद में दोस्तों लगातार 3 बार राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। एक तो 1950 से लेके कब से कब तक, तो 1952 तक बनते हैं। 1950 से लेके 1952 तक पहला कार्यकाल होता है राजेंद्र प्रसाद का। कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति जो पहली बार राजेंद्र प्रसाद बनते हैं तो सिर्फ 2 सालों के लिए बनते हैं। कितने सालों के लिए? सिर्फ 2 सालों के लिए बनते हैं, ये आप लोग याद रखना। ठीक है। दूसरी बार जो राष्ट्रपति बनते हैं तो दूसरी बार भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं। और तीसरी बार की मैं बात करूं तो तीसरी बार भी भाई राजेंद्र प्रसाद ही बनता है। राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इनका कार्यकाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बनता है दोस्तों 1952 से 57 तक। और उसके बाद में याद रखना 57 से लेके वापस इलेक्शन होते हैं तो 57 से लेके 62 तक 3 बार राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। बताओ, कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? इसको याद रखेंगे भाई। हाँ जी। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर पे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं कौन से? राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बाद में जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं राधा कृष्णन। और राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे हैं जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी है ना? ये कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ये भी आप लोग याद रखेंगे। डन। और ये भी क्या बन जाते हैं चौथे नंबर पे? जो है ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। और एक फैक्ट इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको भारत रत्न मिला हुआ है। और इनको भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? तो इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1954 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है ना? एकमात्र जो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों, वैसे उस समय ये पहले राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिला था। तो 1954 को में इनको भारत रत्न मिल रखा है, ये आप लोग ध्यान रखना। 5वें नंबर के दो दोस्त हैं, कौन है जो राष्ट्रपति बने? वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का नाम आप लोग याद रखना। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। ये कौन है? ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति किसको बनाया गया? तो भाई जाकिर हुसैन का नाम आप लोगों को याद रखना है। किसका नाम? जाकिर हुसैन का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना? वैसे 1962 से 65 तक ये उपराष्ट्रपति रहे थे। 1962 से 65 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद में जाकिर हुसैन बन जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। छठे कौन है दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। यहाँ से किस प्रकार के एग्जाम पूछा जाएगा? तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। यह है भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के
सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तब आप लोगों को याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम। किसका नाम याद रखेंगे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम आप लोग याद रखेंगे। डन। अरे कोई समस्या किसी के? कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम आप लोग याद रखना है। चलिएगा दोस्तों, 7 नंबर पे कौन है? ठीक है, उसके बाद में आप लोग याद रखना वी गिरी का नाम। वी गिरी, वी गिरी का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, वी गिरी का नाम आप लोग याद रखेंगे। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, वी गिरी का नाम आप लोग याद रखना। उसके बाद में ये बनते हैं, इनसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता। हाँ, 8वें नंबर पे दोस्तों याद रख लेना कौन से राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये भारत के द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति। सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति। सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आप लोगों को याद रखना है। डन, लिख लो भाई। सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में 9वें जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, उन किनको बनाया जाता है? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी, ये आप लोग याद कर लेना दोस्तों। स्टैटिक जीके में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी का नाम। और नीलम संजीव रेड्डी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के क्या थे? फर्स्ट निर्विरोध प्रेसिडेंट थे। इंडिया के फर्स्ट, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, निर्विरोध, है ना, निर्विरोध राष्ट्रपति। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम याद रखेंगे? नीलम संजीव रेड्डी का नाम आप लोग याद रखना है। डन, है ना। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, सबसे यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को याद रखना है। देन ये आप लोगों को याद रखना। उसके बाद में 10वें नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह, ये आ जाते हैं। ज्ञानी जेल सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से इनसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा? इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति है, सिख धर्म के थे ये, है ना। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, भारत के प्रथम सिख प्रेसिडेंट। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के प्रथम सिख प्रेसिडेंट जो है वो, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। कोई डाउट किसी को? कोई भी कंफ्यूजन हो तो भाई हर एक कंफ्यूजन आपका आज की क्लास में सोल्व होगा। यहाँ से भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाकई में बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा, है ना। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में कठिनाई हो, लेकिन 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार लिखोगे तो अपने आप ये चीजें जो है याद हो जाएगी। तो ज्ञानी जेल सिंह की जो भारत के सबसे, ये क्या, प्रथम सिख प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। चलिएगा, 11 नंबर के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका नाम है आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण,
इनके इनके कार्यकाल के समय क्या इंपॉर्टेंट बात हुई थी? तो इनके कार्यकाल के समय दोस्तों 4 पीएम बने थे। यानी इनके कार्यकाल में इनके कार्यकाल में पीएम कितने बने? 4 पीएम बने। मतलब अलग-अलग इलेक्शन हुए, अलग-अलग पीएम बने, इनका नाम आप लोग याद रखना, है ना? 4 पीएम बने, है ना? और 4 पीएम वो कौन-कौन से अगर आपसे पूछ रहे तो भाई पहले पीएम बने राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है? फिर ये हारे, है ना? फिर दूसरे बने कौन से कौन दोस्तों? चंद्रशेखर। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको तो सारा का सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। चंद्रशेखर। तीसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो वीपी सिंह। और चौथे प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनते हैं? तो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये चारों के चारों प्रधानमंत्री बनते हैं किसके कार्यकाल में? आर वेंकटरमन के कार्यकाल में। ठीक है। उसके बाद में 12वें जो प्रेसिडेंट आते हैं दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। इनके समय भी सेम ही बात होती है। इनके समय भी दोस्तों क्या बने? 4 पीएम बने। इनके समय भी कितने पीएम बने दोस्तों? पीएम 4 बने, है ना? इन दोनों प्राइम प्रेसिडेंट का नाम आप लोग याद रखना। क्या क्या नाम? एक तो वेंकटरमन और एक शंकर दयाल शर्मा, है ना? शंकर दयाल शर्मा का नाम आप लोग याद रखेंगे। डन। उसके बाद में दोस्तों याद रखना है के आर नारायण का नाम। के आर नारायण का नाम आप लोग याद रखना। और इनके बारे में क्या फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सभी, ये क्या है दोस्तों? प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रथम दलित राष्ट्रपति। ये जो प्रथम वाले हैं ना, ये तो आप लोग घोट के पी जाना, इनको तो याद कर लेना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में भी पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो प्रथम दलित दलित राष्ट्रपति आते ही आप जो जो इसमें आके, है ना, उनका रामनाथ कोविंद का नाम मत लिख देना। प्रथम है दलित है के आर नारायण। क्या नाम है? के आर नारायण। के आर नारायण का नाम आप लोग याद रखेंगे। डन है। उसके बाद में दोस्तों कौन सा याद रखना आप? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद में आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद आ जाते हैं। और इनके बारे में क्या फैक्ट याद रखेंगे? इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और इनकी फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी बुक्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी 3 बुक्स आप लोगों को याद रखना दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बुक कौन सी है? तो दूसरी बुक नाम याद रखना इंडिया 2020। इंडिया 2020। ये बुक भी किसकी है? ये बुक भी दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद की है। किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद की है। और तीसरी बुक इनकी कौन सी याद रखनी है? तो याद रखना इग्नाइटेड वाइंड्स। इग्नाइटेड वाइंड्स। ये तीनों बुक किसकी है? ये तीनों बुक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की है, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं।
या 2020 और इग्नाइटेड वाइड्स जो बुक है वो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। ठीक है। उसके बाद में 15वीं जो राष्ट्रपति बनती है व्यक्तिगत रूप से, वो बनती है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पूछा जाएगा। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? बिल्कुल आज कमेंट पे ध्यान नहीं रहेगा भाई, है ना, क्योंकि आज, है ना, तो आज आप लोगों के अपसेट नहीं है, इसलिए कुछ जुगाड़ लगाया गया है ना। तो आप लोगों को कंटेंट मिलना चाहिए, कंटेंट पढ़ो, आराम से याद करो। चलिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दोस्तों फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। और यही क्या थी? यही फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। यानी कि प्रथम राज्यपाल भी यह रही हुई है, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी यही है ऑफ इंडिया। ठीक है। दोनों फैक्ट आप लोगों को याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में। करेंगे याद? कोई डाउट? ठीक है। हाँ, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में दोस्तों कौन बनते हैं? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में जो अपने भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, ये सारे के सारे भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में 17 नंबर के बनते हैं दोस्तों कौन? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और लास्ट में 18 नंबर के व्यक्तिगत रूप से कौन बन जाती है? तो 18 नंबर की द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बन जाती है। तो ये हैं दोस्तों अभी तक के सारे प्रेसिडेंट जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएगी। शुरुआत कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, एक बार देख लेते हैं इनको। सबसे पहले राष्ट्रपति बनती है राजेंद्र, कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। लगातार 3 बार, लगातार 3 कार्यकाल होते हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो आप लोग याद कर लेना। इसके बाद में दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारतीय प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हुए, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 1954 में। फिर आते हैं जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और ये ऐसे भारत के राष्ट्रपति है जो भारत की सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वीवी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे जो भारत के फर्स्ट ऐसे राष्ट्रपति जिनके विरोध में कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे, ये आप लोग याद रखना। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, भारत के प्रथम सिख प्रेसिडेंट। आर वेंकटरमण, इनके कार्यकाल में 4 पीएम चेंज हुए, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और वीपीवी नरसिम्हा राव, ये आप लोग याद करेंगे। इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा, इनके समय भी 4 पीएम बने। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और इनकी 3 बुक्स आप लोगों को याद रखनी है, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड वाइड्स, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, किनको कहा जाता है? इन्हीं को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कहा जाता है। फिर प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, और लास्ट में द्रौपदी मुर्मू जो अभी तक की राष्ट्रपति है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। डन है? कोई दिक्कत किसी को? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? भले ही आप लोग आज कमेंट पे ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट आप लोग लिख लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिल सकती, है ना, लेकिन आपको जब मंडे को मैं आऊंगा तो भाई मंडे को अपनी जो क्लास होगी कंटिन्यू, वो उसकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जो कंटेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप लोगों के अपसेंट नहीं होने दूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि अब एग्जाम नियर बाई है, एक दिन की भी अपसेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, और बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।